नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और अमेरिका के बीच अब कभी भी जंग शुरू हो सकती है। हॉर्मूज को खुलवाने की ट्रंप की कोशिश सीजफायर टूटने का सबसे बड़ा कारण बनती दिखाई दे रही है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला करेगा। ट्रंप जिद पर अड़े हैं कि वो हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलवाएंगे। उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू भी कर दिया है, जिसके चलते अमेरिकी युद्धपोतों ने अमेरिकी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को हॉर्मूज पार भी करा दिया। लेकिन इससे ईरान भड़क उठा और अब खबर यह आ रही है कि यूएई और ओमान पर मिसाइलों से हमले हुए हैं। यूएई ने खुलकर कहा है कि इसके पीछे ईरान का हाथ है। वहीं ईरान ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, लेकिन यह जरूर कह दिया कि सब कुछ अमेरिका के चलते हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका में होगी जंग, क्योंकि ट्रंप की जिद के बाद साफ हो गया है कि कभी भी जंग शुरू हो सकती है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। वॉशिंगटन में फिर हुई फायरिंग। उपराष्ट्रपति वेंस का काफिला गुजरते ही सुनाई दी गोलियों की गूंज। व्हाइट हाउस में लगाना पड़ा लॉकडाउन। परमाणु लीकेज के खतरे के बीच रूस और यूक्रेन के बीच हुआ युद्ध विराम। विक्ट्री डे के मौके पर 9 मई तक हमले रोकने पर बनी सहमति। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने पर दिया जोर। कनाडा से अलग होना चाहता है एल्बर्टा। जनमत संग्रह की मांग तेज। एस्था बास्का, चिपयुयान, फर्स्ट नेशन सहित कई स्वदेशी समूहों ने इस प्रस्ताव का किया विरोध। और चलते चलते में बात करेंगे अमेरिका के एरिजोना के रेगिस्तान में मिले डायनासोर के जमाने के खजाने की। वैज्ञानिकों की बड़ी खोज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा ने अमेरिका की निवेश योजनाओं को दिया झटका। ट्रंप और मुनीर की मुलाकात के बाद बने आर्थिक संबंध पड़े कमजोर। सुरक्षा हालात खराब होने से पीछे हट रही कंपनियां। चीन दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा टैरिफ अमेरिकी व्यापार नीति का अहम हिस्सा, बीजिंग पर बढ़ाएंगे दबाव। लश्कर-ए-तैयबा ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने आतंकवादियों के मारे जाने की बात की स्वीकार। पंजाब प्रांत में लगाए आतंकवादियों के होर्डिंग और पोस्टर। पाकिस्तानी सेना के साथ दिखे लश्कर आतंकी। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने राष्ट्रीय यात्राओं को बताया बुनियादी अधिकार। बीजिंग पर लगाए उनकी यात्रा को रोकने के आरोप। कहा चीन ने 3 देशों पर दबाव डालकर उनके उड़ान परमिट करवाए रद्द। तो अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो सकती है। ईरान पहले ही साफ कह चुका है कि जरूरी नहीं कि जंग की शुरुआत अमेरिका की तरफ से ही की जाएगी। अगर ईरान को खतरा लगा तब वो हमले की शुरुआत अपनी तरफ से भी कर सकता है। और अब खबर यह आ रही है कि ईरान ने इस हमले की शुरुआत कर दी है। समुद्र में एक बार फिर गोलियां और मिसाइलों के साथ ड्रोन हमले शुरू हो गए हैं। पहले खबर आई कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान दोनों ने ही एक दूसरे पर हमले किए। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि हॉर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहे अमेरिकी युद्धपोत पर उसने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद अमेरिकी युद्धपोत को वापस लौटना पड़ा। वहीं अमेरिका ने ईरानी हमले की बात से साफ साफ इनकार कर दिया। इस घटना के बाद ईरान ने यूएई पर भी हमला कर दिया। यूएई ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया, जबकि ईरान ने हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। यूएई ने दावा किया कि हमले ईरान ने किए हैं, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से दागी गई 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन को रोकने में कामयाबी हासिल की। लेकिन एक मिसाइल रोकने में डिफेंस सिस्टम कामयाब नहीं हो पाया और यह मिसाइल फुजैरा अमीरात में गिरी, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। इसके अलावा ईरान ने यूएई की बंदरगाह के पास एक तेल टैंकर पर भी हमला किया है, जिससे उस पर आग लग गई। यूएई के विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह हमला बहुत खतरनाक और पूरी तरह अस्वीकार्य है। यह देश की सुरक्षा, स्थिरता और उसके इलाकों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। वहीं यूएई के इन आरोपों पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी की तरफ से सफाई आई है और उसने इन हमलों में अपना हाथ होने से इनकार किया है। आईआरजीसी का कहना है कि तेल केंद्रों पर हमला करने की ईरान की कोई पहले से योजना नहीं थी। यह सब अमेरिका की कार्रवाई का नतीजा है, जो जहाजों को जबरदस्ती हॉर्मुज स्ट्रेट से निकालना चाहता है। इन सब के लिए अमेरिकी सेना पूरी तरह जिम्मेदार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा कि यह टकराव दिखाता है कि राजनीतिक समस्या का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका को सावधान रहना चाहिए कि वो फिर से इस दलदल में न फंस जाए। यूएई को भी सावधान रहना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम असल में रुकावट पैदा कर रहा है।
इस बीच पहले ईरानी हमलों से पल्ला झाड़ रहे अमेरिका ने भी अब मान लिया है कि ईरान की तरफ से हमले किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी हमलों में हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे अमेरिका की तरफ से जंग खत्म करने की पहल भी की गई है। उसने ईरानी जहाज टूस्का, जिसे ओमान सागर में 21 अप्रैल को पकड़ा गया था, उसे पाकिस्तान को सौंप दिया है। पाकिस्तान से यह जहाज क्रू मेंबरों के साथ वापस ईरान पहुंच गया। अमेरिका की यह कोशिश बता रही है कि वो जंग नहीं चाहता, वो जंग से निकलना चाहता है, ईरान से डील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट के टकराव के चलते अमेरिका फंसा हुआ दिख रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज से ईरानी प्रतिबंध को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की, जिसके सहारे ट्रंप हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने इसके लिए अपने 2 विध्वंसक जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट में होते हुए फारस की खाड़ी में भेजा है। इसने अमेरिका के एक मालवाहक जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित पार भी करा दिया, लेकिन इस पर ईरान भड़क गया और उसने इन पर हमला कर दिया। ईरान का कहना है कि उसके हमले के बाद अमेरिकी युद्धपोत ओमान सागर में वापस लौट गए। दरअसल बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट की एक तस्वीर शेयर की गई थी। ट्रंप ने तस्वीर में हॉर्मुज स्ट्रेट को ट्रंप स्ट्रेट बताया था। ईरान की तरफ से उस वक्त भी तीखी प्रतिक्रिया दी गई थी और अब ईरान ने हॉर्मुज पर अपने कब्जे का ऐलान करते हुए एक नक्शा जारी किया है। नए नक्शे में तेहरान के सैन्य अधिकार क्षेत्र की पश्चिमी सीमा ईरान के केशम द्वीप और यूएई के अल क्वैन के बीच खींची गई है। पूर्व की तरफ से यह सीमा ईरान के माउंट मुबारक और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के फुजैरा को जोड़ने वाली रेखा तक फैली हुई है। अब इस नक्शे को जारी करने के बाद ईरान की एकीकृत कमांड की कमान संभालने वाले अली अब्दुल्लाही का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बार बार कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा हमारे हाथों में है और जहाजों के सुरक्षित गुजरने के लिए आईआरजीसी के साथ समन्वय जरूरी है। हम चेतावनी देते हैं कि कोई भी विदेशी सशस्त्र बल, खासतौर पर आक्रामक अमेरिकी सेना, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब आने और उसमें प्रवेश करने का इरादा रखती है तो उस पर हमला किया जाएगा। यानी सीधे सीधे ईरान ने ट्रंप के उस दावे को चुनौती दे दी है जिसमें ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिकी सेना हॉर्मुज को फ्री कराएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे व्हाइट हाउस में फिर हुई फायरिंग की। तो अमेरिका में 10 दिनों के अंदर फायरिंग की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल कि क्या कोई उन्हें मारना चाहता है? क्या अमेरिकी जनता अपने ही राष्ट्रपति से तंग आ चुकी है या इन घटनाओं के पीछे कोई विदेशी साजिश है? ताजा घटना की बात करें तो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने बताया कि व्हाइट हाउस के पास एक हथियारबंद संदिग्ध के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। यह घटना उस वक्त हुई जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का काफिला कुछ ही देर पहले उस इलाके से गुजरा था। हालांकि काफिले को निशाना बनाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इस घटना के चलते व्हाइट हाउस में कुछ वक्त के लिए लॉकडाउन लागू करना पड़ा। जब अधिकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो पैदल भागने लगा और गोली भी चलाई। जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस ने भी गोली चलाई, जिसमें वो घायल हो गया और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान एक नाबालिग के घायल होने की भी खबर है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि इस हथियारबंद व्यक्ति का असली निशाना आखिर कौन था? क्या वो उपराष्ट्रपति या मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति पर हमला करना चाहता था? क्योंकि अगर कुछ दिन ही पीछे चले जाएं और देखें तो 25 अप्रैल को वॉशिंगटन में आयोजित व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान भी फायरिंग हुई थी और बाद में कहा गया कि उस वक्त हमलावर के निशाने पर ट्रंप थे। इससे पहले सितंबर 2024 में वेस्ट पाम बीच में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के पास एक शख्स राइफल के साथ गिरफ्तार हुआ था। यह माना जा रहा था कि वो ट्रंप पर हमले की साजिश रच रहा था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन के दौरान 13 जुलाई 2024 को भी ट्रंप पर हमला हुआ था। उस दौरान गोली उनके कान के पास से छूकर निकली थी। वैसे तो करेस्पॉन्डेंट्स डिनर की घटना पर ट्रंप ने खुद कहा था कि जब आप राष्ट्रपति जैसे पद पर हो तो यह आम बात है, लेकिन जिस तरह 10 दिन के अंदर 2 घटनाएं सामने आई, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। वैसे मौजूदा वक्त में जिस तरह ट्रंप की लोकप्रियता गिरी है, वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी न्यूज, इप्सोस के ताजा सर्वे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की समग्र लोकप्रियता घटकर 37% रह गई है और 66% अमेरिकी नागरिक उनकी आर्थिक नीतियों से संतुष्ट नहीं है। उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी जनता के बीच से ही किसी शख्स की तरफ से ट्रंप को मारने की कोशिश की जा रही है?
इसका कनेक्शन ईरान से भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान की तरफ से कोई साजिश तो नहीं रची जा रही। बहरहाल मौजूदा हालात में ट्रंप के लिए चौतरफा मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तो उनकी जान पर ही बनाई है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब यूक्रेन की तरफ से लगातार रूस के तेल ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए जा रहे हैं। वहीं रूस ने भी ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब मिसाइलों से दिया जा रहा है और अब रूस और यूक्रेन दोनों की ही तरफ से युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन ये युद्ध विराम कुछ ही वक्त के लिए किया जा रहा है। दरअसल 9 मई को रूस में विक्ट्री डे मनाया जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत हासिल करने के बाद से रूस में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता रहा है। इस मौके पर वो मॉस्को में एक भव्य सैन्य परेड आयोजित करते हैं और बीते साल की तरह इस बार भी रूस की तरफ से इस मौके पर युद्ध विराम की बात कही गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करते हुए इसका प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 4 मई को रूसी रक्षा मंत्रालय ने सरकारी संदेश ऐप मैक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रूसी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ व्लादिमीर पुतिन के फैसले के तहत 8 से 9 मई 2026 तक युद्ध विराम की घोषणा की गई है। हमें उम्मीद है कि यूक्रेनी पक्ष भी इसका पालन करेगा। जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें रूस से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन यूक्रेन युद्ध विराम का पालन करेगा। उन्होंने कहा कि आज तक रूसी सोशल मीडिया पर दावा की जा रही शत्रुता को खत्म करने की प्रक्रिया के संबंध में यूक्रेन से कोई आधिकारिक अपील नहीं की गई है। इस संबंध में हम 5-6 मई की रात 9 बजे से युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं। उस वक्त तक बचे समय में यह सुनिश्चित करना व्यावहारिक है कि शांति प्रभावी हो जाए। मानव जीवन किसी भी वर्षगांठ के उत्सव से कहीं ज्यादा कीमती है। रूसी नेताओं के लिए अपने युद्ध को खत्म करने के लिए वास्तविक कदम उठाने का वक्त आ गया है। यानी फिलहाल तो युद्ध विराम लागू हो रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से इसे स्थायी शांति में बदलने की मांग भी की जा रही है और यह मांग ऐसे वक्त में की जा रही है जब यह युद्ध परमाणु तबाही की दहलीज पर पहुंचता नजर आ रहा है। दरअसल रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक 3 मई को यूक्रेनी सेना ने एक आत्मघाती ड्रोन के जरिए यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरोजिया प्लांट की बाहरी विकिरण निगरानी प्रयोगशाला यानी ECRL को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां न्यूक्लियर लीकेज की आशंका बढ़ गई है। और अगर ऐसा होता है तो रेडियो एक्टिव बादल रूस और यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकते हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने जानबूझकर उस लैब को निशाना बनाया जो रेडिएशन पर नजर रखती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने इसे आग के साथ खेलने जैसा बताया है। उनकी टीम अब उस जगह का मुआयना करने की इजाजत मांग रही है। बहरहाल मौजूदा हालात में दोनों देशों में युद्ध विराम बेहद जरूरी माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि 9 मई तक का यह सीज फायर क्या आगे बढ़ पाएगा, क्या दोनों देशों में स्थायी शांति स्थापित हो पाएगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे कनाडा की। तो कनाडा पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। देश अलगाववादियों की साजिश का सामना कर रहा है। यहां तक कि कनाडा का एक हिस्सा एल्बर्टा प्रांत अब कटकर अलग होने की कगार पर पहुंच गया है। बता दें कि कनाडा से एल्बर्टा को अलग करने की मांग 2018 से ही हो रही है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें और तेजी आ गई है। अब इस मामले को लेकर देश में जनमत संग्रह की मांग उठ रही है। स्टे फ्री एल्बर्टा संगठन के जरिए शुरू की गई जनमत संग्रह की पहल ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया है। इस संगठन का दावा है कि उसने लाखों हस्ताक्षर जुटाकर यह दिखा दिया है कि प्रांत में एक बड़ा वर्ग कनाडा से अलग होने के विचार का समर्थन करता है। बता दें कि यह आंदोलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई एल्बर्टा निवासी ये मानते हैं कि संघीय सरकार जो ओटावा में मौजूद है वो उनके प्रांत के हितों को जरूरी महत्व नहीं देती। इसके साथ ही कहा तो यहां तक जा रहा है कि यहां के लोग सरकार की नीतियों से तंग आ चुके हैं। उनका मानना है कि एल्बर्टा की आवाज कमजोर पड़ती जा रही है। जब भी बड़े फैसले किए जाते हैं तो प्रांत के हितों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है। एल्बर्टा को कनाडा के सबसे ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता है। इसके पीछे की वजह तेल और गैस उत्पादन है। अब अलगाव समर्थकों का आरोप है कि संघीय सरकार की जलवायु नीति और पर्यावरण संबंधी नियम इस उद्योग को प्रभावित करते हैं और प्रांत की आर्थिक क्षमता को सीमित करते हैं। अलगाव समर्थकों का मानना है कि अगर एल्बर्टा स्वतंत्र हो जाए तो वो अपने संसाधनों पर पूरा नियंत्रण रख सकेगा और अपनी अर्थव्यवस्था को अपनी शर्तों पर चला पाएगा, लेकिन उसकी इस मांग का विरोध हो रहा है।
एथाबास्का चिपयुयान फर्स्ट नेशन सहित कई स्वदेशी समूहों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठाई है और इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि अगर एल्बर्टा अलग देश बनता है तो इसका असर पूरे कनाडा पर देखने को मिलेगा। जो ऐतिहासिक संधियां हुई हैं उसके तहत लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं उस पर भी असर पड़ेगा। और अब इस मामले में कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले कोर्ट ने यह संकेत दिया था कि इस तरह का जनमत संग्रह संविधान और फर्स्ट नेशंस अधिकारों के खिलाफ हो सकता है। लेकिन अब इस मामले में आगे क्या होता है? क्या वाकई कनाडा दो हिस्सों में बंटने वाला है? इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे चमचमाते पत्थर में तब्दील हो चुके पेड़ों की। तो खजाने का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सोने के सिक्के, चमचमाते हीरे या जेवरात? लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अमेरिका के एरिजोना के रेगिस्तान में एक ऐसा अनोखा खजाना बिखरा पड़ा है जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यह कोई सोना चांदी नहीं बल्कि पत्थर बन चुके प्राचीन पेड़ है। 22.5 करोड़ साल पहले जब धरती पर डायनासोर्स का राज बस शुरू ही हुआ था, तब के पेड़ आज भी यहां मौजूद हैं। अब आप सोचेंगे कि लकड़ी इतने करोड़ों साल से कैसे टिक गई है? तो असल में अब ये लकड़ियां ही नहीं रही। करोड़ों साल पहले जब ये पेड़ गिरे तो कीचड़ और ज्वालामुखी की राख में गहराई में दब गए और वहां हवा बिल्कुल नहीं थी। समय के साथ जमीन के अंदर के पानी ने अपना काम किया और लकड़ी के कड़ों की जगह खनिजों ने ले ली। अब ये पेड़ लोहे और मैग्नीज की वजह से इंद्रधनुष की तरह चमकते हुए पत्थरों में बदल चुके हैं। ये पत्थर टाइम कैप्सूल जैसे हैं और शोध के लिए काफी जरूरी भी माने जाते हैं, क्योंकि इन पत्थरों में करोड़ों साल पुरानी हवा, करोड़ों साल पुरानी नमी और उस वक्त के मौसम की सारी जानकारी दबी हुई है। इसी जंगल में उस जमाने के मगरमच्छ जैसे दिखने वाले शुरुआती डायनासोर्स के कंकाल भी मिले हैं, जिनसे वैज्ञानिक हमारी धरती के पुराने इतिहास को समझ रहे हैं। अक्सर ये पर्यटक इन पत्थरों को यादगार के तौर पर घर ले जाते हैं। हालांकि इससे जुड़ी एक दिलचस्प बात भी आपको बता दें कि इस जंगल में एक बहुत ही खास जगह है जिसे पछतावे का ढेर कहते हैं। यहां वो पत्थर रखे हैं जिन्हें लोग चुरा कर तो ले गए थे, लेकिन बाद में पार्सल करके वापस भेज दिए, क्योंकि उन लोगों को लगने लगा था कि इन पत्थरों को चुराने के बाद उनकी किस्मत खराब हो गई है और ये उनके लिए अपशगुन बन गए हैं। हालांकि ये पूरी तरह मानने या ना मानने पर निर्भर करता है। इसलिए आप कभी इस जगह पर जाएं तो इन पत्थरों को देखें, इनकी तस्वीरें लें, लेकिन इन पत्थरों को कभी अपने साथ लेकर ना आए। इसलिए नहीं कि आपके लिए भी अपशगुन होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि ये पत्थर हमारे और आपसे ज्यादा शोधकर्ताओं के काम के हैं। तो फिलहाल आज वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।